Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। सॉल्ट पेपर का ये हमारा भाग 38 है। इसके पहले हम 37 भाग पढ़ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के हल प्रश्न पत्र हैं। अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मेरे सभी जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं मेंस की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। निबंध का एक अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक सभी अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे। इसके अलावा एक 2018 सॉल्ट पेपर करके एक प्लेलिस्ट में नाम दिया है, आप वहां से इसके पूरे पेपर देख सकते हैं। आज का जो हमारा है अर्थशास्त्र के हमारे 15 नंबर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वो देखेंगे, फिर कल से हम 4th पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जा सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उससे आपको क्या होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा सॉल्ड पेपर है, और अभी दिवाली के में ऑफ़र चल रहा है, तो ये आपको 8 फाइल है ये सॉल्ड पेपर की, लगभग 1300 पेजेस हैं। अगर ये आप अभी ऑफ़र में लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट भी मिल जाएगी। अगर आप घर पर मंगाना चाहते हैं तो घर पर भी मिल जाएगी। अभी इसका चार्ज जो है नॉर्मल इसका चार्ज 2000 रहता है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 10% डिस्काउंट में आपको घर पे मिलेगा विथ कुरियर। तो आप ये फाइल मंगा सकते हैं। इसमें आपको पूरे 5 साल के पेपर फर्स्ट से लेके 5th पेपर तक के कवर है। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं? क्या यह योजना अब आप थे हो जाएगा 12वीं पंचवर्ष, उस समय ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो ये आया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? क्या यह योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो लिखते हैं हम, देश के विकास को एक मार्ग के रूप में योजनागत रूप से आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। हमें जब 15 नंबर या 11 नंबर में लिखना रहता है तो हम सबसे पहले इंट्रो बहुत अच्छा देते हैं। अब जिस बारे में हम लिख रहे हैं उसका इंट्रो देंगे, कहाँ से कैसे पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। तो 1950 में का गठन किया गया, जहाँ पे पंचवर्षीय योजना को अभी कौन सी अब उनने हमसे कौन सा पूछा है? 12वीं का, तो हम 12वीं में बात करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक की थी। इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस प्रकार से ये बनाया गया था। ये 11वीं पंचवर्षीय 11वीं योजना में ये दर थी। इस प्रकार से 2013, 2012, 2014, 2015, 2016 और 2017, तो इस प्रकार से ये बनाया गया था। किस प्रकार से ये ग्राफ गया था, कैसे इसकी गति हुई थी, आप देख सकते हैं 2013 में, फिर 2014, 2015, इस तरह से इसमें प्रगति बताई गई है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे विकास हुआ है 12वीं योजना में। तो हमने अगर हम इस प्रकार से चार्ट का यूज़ करते तो हमारा आंसर बहुत सुंदर दिखने लगता है। इसी प्रकार के चार्ट का यूज़ मैंने पूरे अपने नोट्स में कवर किया है। 12वीं योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं? 12वीं योजना का पहला लक्ष्य, वार्षिक विकास दर का अंतिम लक्ष्य 8%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% वार्षिक दर वृद्धि का लक्ष्य, रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर का लक्ष्य, निर्धनता अनुपात में 10% कमी का लक्ष्य, मतलब निर्धनता अनुपात में 10% कमी रखी गई है। शिशु मृत्यु दर जो है हमको 25 करना है। मौजूदा जो अनुपात है उससे हमको घटा के 25 करना है। सभी गाँव में विद्युतीकरण करना है। ये इसके लक्ष्य थे कि हर गाँव में विद्युतीकरण हो, मतलब हर गाँव में लाइट की व्यवस्था हो। सभी गाँवों को 12मासी सड़क से जोड़ा जाए। केंद्र आयोजना व्यय, जो केंद्र आयोजना व्यय है वो जीडीपी का कितना हो? 4.02% हो। आयोजना भिन्न व्यय जीडीपी का 8.9% हो। प्रजनन दर को घटाकर 2.1% लाने का लक्ष्य। प्रजनन दर को घटाकर कितना किया जाए? प्रजनन दर को घटाकर 2.1% किया जाए। थोक मूल्य सूचकांक की औसत वार्षिक वृद्धि को 4.5 से 5% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। जो थोक मूल्य सूचकांक है उसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी की जाए? 4.5 से 5% तक की जाए।
उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मतलब ये जितने लक्ष्य हैं, अब ये लक्ष्य रखे गए। अब कोई भी पंचवर्षीय योजना है तो पहले अपन लक्ष्य तय करते हैं, फिर उसका पैसा तय करते हैं कितना खर्च होगा, फिर उसके अनुसार काम होना स्टार्ट होता है। तो अब ये जो लक्ष्य हमने देख लिया, अब इनके अनुसार किस प्रकार से क्रियान्वयन होगा। अब इसके क्या है, कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कैसे? जैसे सामाजिक परिणाम कौन से आए? सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन इंद्रधनुष, सबके लिए आवास योजना, मनरेगा, कायाकल्प। देखियो फ्रेंड्स, आप अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पुराने पेपर सॉल्व करना ही है, क्योंकि लगभग सभी टॉपिक सेम ही है। कुछ अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बस यही अंतर है। तो आपको पुराने पेपर को सॉल्व करना ही है। तो आप भी अगर कहीं से आपने सॉल्व पेपर नहीं लिया हो तो आप सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। अगर आप मेरा नहीं लेना चाहते हैं, आपको महंगा लग रहा है, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में आपको प्रिंटेड सॉल्व पेपर मिल जाएगा। उद्यम विकास हेतु क्या क्या किया गया? स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, उस्ताद, कौशल विकास। तो ये सभी चीज़ें उद्यम विकास के लिए बनाए गए हैं। क्या क्या बनाया गया है? स्टार्टअप बनाया गया, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, उस्ताद और कौशल विकास बनाया गया। फिर है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या वित्तीय क्षेत्र में विकास हुए? तो जीवन क्षेत्र, जीवन ज्योति योजना ये बनाया गया, अटल पेंशन योजना बनाई गई। इस मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्र में ये योजना बनाई गई हैं। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई, तो ये वित्तीय क्षेत्र के लिए बनाई गई। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि क्या वृद्धि दर रही, क्या लक्ष्य दिए गए, इन लक्ष्य को पाने के लिए हमने सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों की व्याख्या करो। अलग से मेंशन किया गया है वर्तमान चुनौतियां, दोनों ही सिलेबस में, भले ही पुराना हो नया हो, दोनों में दिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या है? तो भारत में विश्व की 17.5%, ये प्रतिशत कर लीजिएगा, भारत में विश्व की 17.5% आबादी रहती है। कृषि उद्योग क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया है कि भारत की बढ़ती आबादी को रोजगार उपलब्ध करा सके। भारत में जो आबादी बढ़ रही है, भारत की बढ़ती आबादी उतना विकास नहीं कर पा रही है कि रोजगार उपलब्ध हो सके। चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले है धीमी विकास दर। 2019 में जारी आंकड़ों से जीडीपी की दर पिछले 6 साल में सबसे कम है। मतलब हमारे यहाँ आर्थिक विकास की सबसे मेन प्रवृत्ति यही है कि हमारा जो विकास दर है बहुत धीमी हो रही है। 6 क्षेत्र जो हैं उनमें भारी गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, कृषि संरचना है, रियल एस्टेट है, माइनिंग है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट है, इनमें भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद बेरोजगारी दर 6.1% है, जो प्रमुख चुनौती है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में गिरावट के कारण नए रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था में अब गिरावट होगी, जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे हम दूसरा रोजगार खुद का अपन स्टार्टअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है कृषि पर अधिक निर्भरता। जो 48.7% जनसंख्या है देश की, वो कृषि पर निर्भर है। देखिए, डाटा का यूज़ ज़रूर करना है। डाटा का यूज़ करते हैं तो वो जो चेक करने वाले उनको पता रहता है कि हाँ इनने पढ़ाई करी है, नहीं तो मन से नहीं लिखा है। तो इसलिए डाटा याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम जब हमारा मेंस का होगा तो आपको मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पेड ग्रुप हैं 21 अलग अलग सब्जेक्ट के मेंस के, तो उन ग्रुप में डाटा को अलग अलग कलेक्शन देती जाऊंगी जिससे कि आपको याद रहे। 48.7% जनसंख्या देश की कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 17.4% है। ये मेन डाटा याद रखिएगा। फिर रोजगार सृजन का अभाव। उद्योगों और सेवा क्षेत्र का जीडीपी में कुल योगदान लगभग 82% है। मतलब उद्योग और सेवा क्षेत्र जीडीपी में कुल योगदान कितना रहा है? केवल 82%। लेकिन रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। गरीबी। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में 29.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनको गरीबी हटाने के लिए प्रयास कौन कौन से हैं? मनरेगा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, स्वरोजगार है। तो ये गरीबी हटाने के प्रयास है। फिर तकनीकी पिछड़ापन। रक्षा, कृषि आदि में पिछड़ा है जो भारत है। भारत रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस देशों पर निर्भर है और कृषि के भी परंपरागत तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अगला है बढ़ती जनसंख्या। 2011 में 121 करोड़ थी और 2021 में 135 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। अब जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उनकी अर्थव्यवस्था की पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुशल मानव श्रम का अभाव। रोजगार मुक्त शिक्षा
और प्रशिक्षण की कमी, उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त दोहन, वित्तीय क्षेत्र पिछड़ी, मतलब कुशल मानव श्रम का अभाव है, जिसके कारण क्या होता है, रोजगार मुक्त शिक्षा होती है, प्रशिक्षण की कमी है, जो उपलब्ध संसाधन है उनका पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र पिछड़ा है, तो इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। आर्थिक असमानता, भारत में 10% शीर्ष अमीर लोगों को राष्ट्रीय आय में भागीदारी 50% है, मतलब अब पूरी राष्ट्रीय आय में 10% लोग अमीर हैं, बाकी 90% गरीब हैं, जो आर्थिक असमानता बताता है। इस अर्थात समावेशी विकास, जैसे समावेशी विकास का मतलब होता है जीवन के, मतलब समाज के हर तबके का विकास, हर क्षेत्र का विकास। निष्कर्षतः भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सभी चुनौतियां दर्शाती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके लिए हमें सतत और समावेशी विकास मॉडल बनाने की आवश्यकता है। कृषि, उद्योग, सेवा तीनों क्षेत्रों का विकास संतुलित अनुपात में हो। ये क्या जरूरी है कि कृषि का, उद्योग का, सेवा का, तीनों क्षेत्रों का विकास संतुलित अनुपात में हो। अगर ये तीनों बराबर अनुपात में चलेंगे, कृषि पर ज़्यादा निर्भरता नहीं रहेगी, तो हमारा देश भी प्रगति कर पाएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का सॉल्व पेपर के क्वेश्चन। कल से हम एथिक्स का पेपर पढ़ेंगे 2018 का। ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें भी 10% डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेके आया है। आप यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस क्लास भी मिलेगा। आप फ्री क्लास भी ले सकते हैं, प्लस क्लास भी ले सकते हैं। इनमें अंतर क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा। देन आप जो भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका ये प्रोसीजर चालू हो जाएगी। फिर आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप टेस्ट देना चाहते हैं, क्या आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्या आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं, क्या आप प्लस क्लास लेना चाहते हैं। प्लस क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है akansha.gk, AKANKSHA.GK। ये मेरा कोड है। आप यहाँ से इस पर ज्वाइन हो सकते हैं और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक इस प्रकार से फ्री लाइव क्लास फीचर मिलेगा। किसी भी वीडियो को पढ़ने के बाद, आप एजुकेटर से पढ़ने के बाद आपको नीचे PDF मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने डाउट भी है वो भी पूछ सकते हैं। अंतर बस इतना रहता है, अगर आप प्लस क्लास लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट आता है आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, जबकि फ्री क्लास में उतना ज़्यादा नहीं है, आप लिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस कवर होता है फ्री क्लास में, जबकि प्लस में आपका अनलिमिटेड सिलेबस कवर होता है। यहाँ पे आपको PDF भी मिलती है फ्री में, लेकिन प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड PDF मिलते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलता है, जबकि फ्री क्लास में अनलिमिटेड नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आप प्लस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक जो कोचिंग्स के रेट से बहुत कम रेट है, और उस रेट में ही आप, जैसे कोचिंग में आप डाउट अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी ले सकते हैं। ये वर्चस्व पत्रिका है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पत्रिका है जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये भी डाउनलोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। ये कोर्सेज हैं जो दिए गए हैं नवंबर माह के, इसमें प्रीलिम्स के, मेंस के, व्यापम के सभी एग्जाम के हैं। इसके अलावा ये एडमिशन फ़ी है प्लस कप सब्सक्रिप्शन की, जैसे कि 1 मंथ का 1600 रुपये है, और 2 मंथ का, फिर 3 मंथ का है, 3 मंथ का जैसे कि आपको 4000 रुपीज़ है। तो अगर आप मेरे कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड नीचे व्हाट्सअप में और कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, जहां से अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।